हेलो स्टूडेंट्स, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि भूचाल टेस्ट सीरीज का आज अपने तीसरा टेस्ट हुआ था और इसमें भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी, यानी कि जो दूसरा टेस्ट था उससे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंटों ने भाग लिया। तो आज बात करते हैं कि इसका अपने पास सॉल्यूशन था और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो आपको 20-20 क्वेश्चन जैसे मिल रहे हैं कि एग्रोनॉमी के और हॉर्टिकल्चर के, पशुपालन के, फिर बात करते हैं हिंदी का और राजस्थान जीके का, तो आपका एनालिसिस हो रहा होगा और बहुत शानदार कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपको इन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपका तैयारी का क्या हो, मूल्यांकन मिले। और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार यदि आप इस टेस्ट सीरीज के जो यदि आप कट ऑफ क्रॉस करते हैं ना, तो मानकर चलना कि आप 100% सिलेक्शन होगा, आपका अचीव कर जाओगे लक्ष्य को। ओके, तो इसका यदि अपने पास मान लो स्टूडेंट की बात करें कि 60 क्वेश्चन में एग्रीकल्चर के हैं, तो इसमें सर कितने के क्वेश्चन हमारे सही हों ताकि एक अनुमानित लगे कि हाँ इतना कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो हमारे सिलेक्शन हो सकता है। तो अपने पास बच्चों 60 क्वेश्चन है ना, इस 60 क्वेश्चन में से आपको यदि इसी प्रकार का एग्जाम मिलता है और अपने राजस्थान लेवल पर कंपेयर करते हैं, तो मैं मानता हूं कि आपके 51+ यदि आप सही कर जाते हो तो आपकी बहुत शानदार तैयारी रहेगी। सर 51+ का अर्थ यूं है कि स्टूडेंट्स 430 पोस्ट हैं, तो थोड़ी सी भर्ती में क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ की कमी है क्योंकि बहुत छोटी वैकेंसी है, तो इसलिए आपको 60 में से कम 50+ आपका स्कोर होना चाहिए। चलो अपने स्टार्ट करते हैं इनका मूल्यांकन का। ओके, तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से बुआई की किस विधि में अधिकतम बीज दर की आवश्यकता होती है? तो अपने पास रोपाई विधि में बात करें या छिटकुआ विधि में बात करें या ड्रिल विधि में बात करें या डिबलिंग मेथड में बात करें। तो अब आप कहोगे सर क्रॉप नहीं दिया है, तो क्रॉप में यानी कि आपको ये जनरल पॉइंट पूछा है। क्या पूछा है? जनरल पॉइंट है कि कोई सोविंग है उसमें किस विधि से करें तो बीज दर आवश्यकता कम रहेगी, तो बस आवश्यकता अधिक रहेगी, अधिकतम बीज दर की आवश्यकता रहेगी। तो कोई भी है जैसे अपने छिटकुआ विधि करते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग में, तो उसमें ज्यादा बीज दर रखी जाती है कंपेयर करें अपने सोविंग का तुलना में। यानी सोविंग से अब यदि बात करें रोपाई का, तो ट्रांसप्लांटिंग में सीड रेट और कम हो जाएगी, तो ये तो नहीं होने वाला है। ड्रिल विधि बात करें तो ड्रिल में यानी कि बुआई करते हैं सीड ड्रिल द्वारा या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल द्वारा। फिर बात करें सर डिबलिंग में, तो डिबलिंग में 1 बाय 1 सीड को तोपा जाता है ना, तो डिबलर द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर अपने पास बात करें तो ये छिटकुआ विधि हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। चलो अब अपने पास बात करें नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है बीज या दानों की नमी की मात्रा को एक सुरक्षित सीमा तक कम करने की क्रिया कहलाती है। कि उसको बीजों को जैसे भंडारण करते हैं तो उसको एक विशेष नमी होनी चाहिए कि कितना प्रतिशत नमी हो ताकि उनको भंडारित किया जा सके, तो उनको सुरक्षित सीमा तक कम करने की क्रिया क्या कहलाएगी? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग नहीं होगा बच्चों। थ्रेसिंग क्या होता है कि सीड को स्ट्रा से अलग किया जाता है, यानी बीज को भूसे से अलग किया जाता है, वो थ्रेसिंग कहलाता है। अब विनोविंग भी नहीं होगा, ड्राइंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्राइंग, सुखाना। कटिंग होता है यानी कि फसल को काटना। ओके, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। चलो बात करें नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मक्का है एक। अब आपको ध्यान होगा कि सर द्विलिंगी होता है। मक्का क्या है बच्चों? द्विलिंगी है, ठीक है ना। तो द्विलिंगी को देखो, डायोसियस आपको द्विलिंगी लगेगा, डायोसियस क्या लगेगा? द्विलिंगी लगेगा, पर डायोसियस द्विलिंगी नहीं है। डायोसियस का अर्थ होता है एक लिंगी। क्या होता है? एक लिंगी। तो मक्का क्या है? द्विलिंगी पादप है, तो मोनोसियस होगा या गाइनोडायोसियस होगा या एंड्रोमोनोसियस होगा। तो बच्चों मक्का क्या है? मोनोसियस है, यानी कि द्विलिंगी पादप है, द्विलिंगी पादप है। ओके, चलो गाइनोडायोसियस का अर्थ हो गया मादा प्लस उभयलिंगी हो गया, एंड्रोमोनोसियस का अर्थ हो गया नर प्लस उभयलिंगी हो जाएगा। ओके,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास ये आसान क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। आपका उम्मीद कर रहा हूं कि गलत नहीं हुआ है और ना ही आगे मेन एग्जाम में होना चाहिए। अब अपने पास बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, मेन एग्जाम में ध्यान रखना होगा कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यदि जो कई बार ये ऐसे ऑप्शन मिलते हैं तो इन नहीं को क्या करोगे, रिमार्क कर दोगे। ओके चलो, अब अपने पास फसल का नाम दिया है और कुल दिया है। तो तंबाकू सोलेनेसी कुल का है, आपका आंसर ठीक है। सूर्यमुखी कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। ओके, तो ये भी अपने पास होता है। प्याज, प्याज हो सकता है। अब आपका आंसर लीलियसी कुल का था, लीलियसी होता है या एमेरेलिडियस होता है। क्या होता है, या होता है अपने पास एमेरेलिडियसी, एमेरेलिडियसी, ठीक है ना। या क्या दिया जाता है, लीलियसी। प्याज और लहसुन इसमें आगे, तो यहां पर एमेरेंथेसी दिया है, एमेरेंथेसी। या क्या होता है, या होता है चिनोपोडियसी। इसका क्या मिलता है, चिनोपोडियसी। समझ में आया। तो यहां पर अपने पास राइट आंसर क्या चला जाएगा, सुमेलित नहीं है। 3 नंबर जूट, जूट मालवेसी के अंतर्गत है। पहले जूट टेलियसी में आ रहा था, तो अब जूट मालवेसी कुल का है, तो आपके पास असंगत का पूछा 3 नंबर हो जाएगा। चलो, मसूर ऋतु की फसल है। मसूर यानी कि किस सीजन की क्रॉप है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैसूर किस सीजन का है। अब आपने रबी किया कि खरीफ किया कि जायद किया, क्या होगा। तो मसूर को कहते हैं लेंटिल। क्या, लेंटिल। लेंस एस्कुलेंटम होता है। तो ये रबी सीजन का प्लांट है, ध्यान रखना होगा। एक तो मैसूर का, एक आपको ध्यान रखना होगा अलसी का। ये दोनों क्या है, रबी सीजन की क्रॉप है। कई बार दिया जाता है सोयाबीन, तो सोयाबीन क्या है, सोयाबीन खरीफ सीजन का प्लांट है। किस सीजन का है, खरीफ सीजन का प्लांट है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। ओके चलो, तो यहां तक हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास दिया अनुपयुक्त परिस्थितियों के कारण। कई बार परिस्थितियां देखो अनुकूल नहीं होती है, के कारण जब मुख्य फसलें खेत में खराब हो जाएं तो कुछ समय अवधि, कुछ कम समय अवधि में विकल्प के तौर पर उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर हरी खाद वाली फसलें होगी क्या, या आपको दिया कैच क्रॉप, या आपको दिया एले क्रॉप, या दिया एरेबल क्रॉप। एरेबल क्रॉप क्या होती है, अपने पास वो क्रॉप होती है जिनको अपने पास क्या भूपृष्ठकरण की आवश्यकता होती है, जैसे मेज हो गया। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। हरी खाद वाली फसलें ये नहीं होगा। तो सर इन दोनों में से क्या करें, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा कैच क्रॉप। इनको क्या कहते हैं बच्चों, कैच क्रॉप कहते हैं। एले क्रॉप क्या होता है कि वे फसलें जो गलियारों में उगाई जाती है, ठीक है ना, उनको कहते हैं एले क्रॉप। नेक्स्ट, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई है। तो इस प्रकार के हो सकता है कई बार नए क्वेश्चन मिल जाएं तो उनको सर हमारे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जहां तक मेरा अनुभव है कि यदि आपको नया क्वेश्चन मिलता है और चारों ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का ख्याल रहता है कंपटीशन एग्जाम में। तो आपको यदि नहीं आ रहा है तो रिस्क नहीं लेने। यदि आपने कहीं पढ़ रखा है तो ही आप उन क्वेश्चनों को क्या करें, अटेंड करें। तो यहाँ पर चलो अपने पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई है। तो इसमें बात करते हैं 1955, 1905, 1944, 1907। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1907 हो जाएगा। यदि यही दिया जाता कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, क्या दिया जाता, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी दिया जाता, तो अपने पास क्या हो जाता, 1955 हो जाता। ओके, तो इस बात का ध्यान रखोगे। तो ये अपने पास क्या है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी हो जाएगा। यहां पर अपने पास राइट आंसर क्या है, 1907 हो जाएगा। ओके चलो सर, ऐसे नए क्वेश्चन आएंगे क्या। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पूरा एज लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पर जो आपने टेस्ट दिया है उसका रियलिटी में ही एनालिसिस हो रहे हैं, क्या आपने किस हिसाब से पढ़ा है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या तैयारी का आंकलन है आज के दिन तक। ओके चलो, सोयाबीन के प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है।
तो सोयाबीन के प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? जीन। जीन आप कहोगे सर किसमें? मक्का। मक्का का है मेज, मेज की प्रोटीन होती है उसको जीन नाम दिया जाता है। ओराइजीन आप कहोगे सर ओराइजा, धान का हो गया। ये ग्लाइसिनिन होता है क्या? ग्लाइसिनिन नहीं, ग्लाइसिनिन दिया जाता है या अपने पास क्या दिया जाता है? नोडुलिन। क्या दिया जाता है? नोडुलिन। नोडुलिन भी होता है, नोडुलिन। ओके, तो इसको स्टार पॉइंट देना होगा। ओके, यहाँ ग्लूटीन, ग्लूटीन होता है गेहूं का, तो अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। या तो नोडुलिन लिखा मिल सकता है या ग्लाइसिनिन लिखा मिल सकता है। ओके, चलो बात करें सर नेक्स्ट। सरसों की खेती के लिए बीज के प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो सरसों की खेती के लिए कितना होगा? 4 से 5 किलोग्राम, या 8 से 10, 1 से 2, तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। ओके, ठीक है। वही बात करते हैं अपने पास इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स निम्न में से कौन से वर्ष को मनाया गया है? या ठीक है ना, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2004, 4 को नहीं है बच्चों, 4 को क्या? चावल। 8 को आलू था, 12 को बागवानी के रूप में था। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? 2023 को ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ओके, चलो उसके बाद में यदि बात करें सर, नोरिन-10 जीन की खोज की थी। नोरिन-10 जीन का संबंध किससे है? नोरिन-10 सर, नोरिन-10 का जीन का संबंध किससे? गेहूं से हो जाएगा। ठीक है ना, गेहूं में बोनेपन के लिए। नोरिन-8 की बात आती है, नोरिन-8 क्या हो जाएगा? नोरिन-8, नोरिन-8 का दिया जाए तो दान हो जाएगा। ओके, तो इसमें अपने पास युआन लोंगपिंग, तो इसका आप कहोगे सर शंकर राइस का है, शंकर दान का हो गया। ओके, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध भारत में हरित क्रांति के जनक है गोनजीरो इनाजुका। तो ये अपने पास क्या थे? जापान के साइंटिस्ट थे, तो इनका ध्यान रखना होगा, इन्होंने ये खोजा था। चलो, एनी बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। ओके, चलो बात करें निम्न में से कौन जलीय खरपतवार है? तो साइप्रस रोटेंडस क्या है? मोथा है। साइप्रस रोटेंडस है तो ये तो नहीं होगा। ओराइजा सेटाइवा, तो ये तो धान का नाम हो गया। आइपोमिया क्रेसिप्स, आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटा नाम होता है बच्चों शकरकंद का। ठीक है ना, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर इकोर्निया क्रेसिप्स, यानी कि इसका नाम हो गया जलकुंभी, जलकुंभी। ठीक है ना, वाटर हाइसिंथ कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको क्या है? ये अपने पास 4 नंबर हो जाएगा, हो जाएगा याद। ओके सर, चलो बात करें निम्नलिखित में से किसे भारत में पित्त क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? पित्त क्रांति का अर्थ होता है पीली क्रांति। सर पीली क्रांति का संबंध क्या था? पीली क्रांति, तो पीली क्रांति देखो 1986-87 का दौर माना जाता है। जैसे हरित क्रांति क्या 66-67 का माना जाता है, वैसे यहाँ पर 86-87 हो जाएगा। पीली क्रांति हो गया। संबंध यदि दिया जाए तो सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी, सरसों व तिल कह सकते हैं। ठीक है ना, वैसे इसमें 9 फसलें मानी जाती है। तिल क्रांति से रिलेटेड कितनी क्रॉप? 9 ऑयल सीड क्रॉप मानी जाती है। तो इसमें अपने पास दुर्गेश पटेल नहीं, वर्गीज कुरियन क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या? सफेद क्रांति की है। तो यहाँ पर सेम पित्रोदा हो जाएंगे 3 नंबर। इनके राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेम पित्रोदा हो जाएगा। ओके, चलो अब बात करें सर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सामान्य उर्वरक है? बच्चों सामान्य उर्वरक का अर्थ है कि वह उर्वरक जिनमें केवल एक ही पोषक तत्व पाया जाता है। सर एक ही पोषक तत्व का अर्थ क्या है? एक ही पोषक तत्व, और वो भी कौन सा? प्राइमरी पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व यानी कि प्राइमरी में क्या आते हैं? अपने पास नाइट्रोजन आ सकता है, फास्फोरस आ सकता है, पोटास आ सकता है। सेकेंडरी की बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या सल्फर आ सकते हैं। ओके, और ये दोनों क्लासिफिकेशन भी क्या रहते हैं? वृहत पोषक तत्व रहते हैं। क्या रहते हैं? वृहत पोषक तत्व। तो यहाँ पर यूरिया में ओनली फॉर क्या होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है, तो ये अपने पास हो गया। डीएपी में क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोर दोनों होती हैं। नाइट्रोजन 18%, फास्फोर 40%, इसमें नाइट्रोजन 40%। ओके, एनपीके में तीनों हो गया। एसएसपी में अपने पास सल्फर 12, फास्फोर 16,
कैल्शियम 18.6 या 19% या क्या मानोगे 19%। ओके, तो ये इस प्रकार अपने को याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करें, बादलों के आवरण को नापने की इकाई। देखो बादलों का अध्ययन किस में किया जाता है, नेफोलॉजी में किया जाता है। किस में, नेफोलॉजी में। बादलों के आवरण को किस में मापा जाता है, प्रतिशत में नहीं, ओक्टा या किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, तो इसमें इसकी यूनिट क्या होती है, ओक्टा। इसके आवरण को किस में मापा जाता है, ओक्टा में। ओके, अब दिया अपने पास IFOAM का स्थापना वर्ष। तो ये बच्चों किससे, जैविक खेती से रिलेटेड माना जाता है। ये किससे माना जाता है, जैविक खेती से रिलेटेड है, इंटरनेशनल संस्थान है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट इसका फुल नाम रहता है। और बात करें सर इसका स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। और एक यदि और याद करना हो तो एक बार आया था इक्रिसेट। इक्रिसेट का भी स्थापना वर्ष कहाँ है, कब है, 1972 है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। चलो, स्टीवेंसन स्क्रीन किससे संबंधित है, स्टीवेंसन स्क्रीन किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखो एग्रो मटेरियोलॉजी से या जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से या अपने पास बैक्टीरियोलॉजी से या रिमोट सेंसिंग से। तो अपने पास क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है स्टीवेंसन स्क्रीन। तो स्टीवेंसन स्क्रीन में क्या होता है बच्चों, स्टीवेंसन स्क्रीन में अपने पास क्या रखे जाते हैं, थर्मामीटर रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, थर्मामीटर लगाए जाते हैं। एक अपने पास होता है मिनिमम, एक होता है अपने पास मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या भरा होता है, मैक्सिमम में भरा होता है Hg मर्करी यानी पारा भरा होता है। और मिनिमम में क्या भरा होता है बच्चों, अल्कोहल भरा होता है। यानी थर्मामीटर होता है ना, मिनिमम थर्मामीटर, उसमें अल्कोहल भरा होता है। तो ये जो होते हैं वो स्टीवेंसन स्क्रीन संबंधित हो गया एग्रो मटेरियोलॉजी से, एग्रो मटेरियोलॉजी से। यानी कि मौसम वेधशाला होती है, कृषि मौसम वेधशाला होती है, उनमें स्टीवेंसन स्क्रीन लगाई जाती है। स्टीवेंसन स्क्रीन में दरवाजा दिया जाए कि किस दिशा में खुलता है, तो ये उत्तर दिशा में खुलता है। किस दिशा में खुलता है, उत्तर दिशा में खुलता है। इस बात का ध्यान रखोगे। ओके, ठीक है। चलो उसके बाद में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पोएसी कुल की नहीं है, पोएसी कुल यानी ग्रेमिनी कुल की नहीं है। तो नेपियर ग्रास, ग्रास वाली कुल सभी किस्में पोएसी में आती हैं। गन्ना है, पेरा है, अलसी, अलसी का बच्चों संबंध किस कुल से है, लाइनेसी से। अलसी को क्या कहते हैं सर, लाइन सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन सीड कहते हैं। ओके, और इसको, इसके रेशे को क्या कहते हैं, इसके रेशे को क्या कहते हैं बच्चों, फ्लैक्स सीड कहते हैं, फ्लैक्स सीड। ओके, ध्यान रखना होगा। और बात करें तो ये किस कुल की है, लाइनेसी कुल की है। लाइनेसी, लाइनेसी कुल की है। नाम क्या हो जाएगा, लाइनम यूसिटेटिसिमम। इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, लाइनम यूसिटेटिसिमम। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में होती है, तो हरियाणा, पश्चिम बंगाल। बच्चों होता सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, पर प्रोडक्टिविटी किसकी है, पंजाब की है। तो अपने ध्यान रखना होगा। फिर बात करें स्तर, यानी कि दिया स्तर अपने पास कौन सा, 2023-24 के लिए चना की फसल हेतु MSP निर्धारित किया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस रबी वाली फसलों के लिए अपने डिक्लेयर हो चुका है। एक नंबर तो ध्यान रखोगे कि MSP है वो निर्धारण कौन करता है, वो निर्धारण करता है CACP। ओके, ठीक है ना, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये करता है। कृषि एवं मूल्य लागत आयोग ये करेगा। उसके बाद में घोषणा यदि बात आती है तो घोषणा कौन करता है, घोषणा करता है भारत सरकार द्वारा की जाती है, भारत सरकार द्वारा की जाती है। ओके, ये कब की जाती है, ये फसल की बुआई से पूर्व की जाती है, फसल की बुआई से पूर्व की जाती है। तो यहाँ पर अपने पास देखो, ये अपने पास किसके लिए है, गेहूं के लिए हो गया, ये अपने पास जौ के लिए हो गया, ये अपने पास चना के लिए हो गया, और ये अपने पास सरसों के लिए हो गया। ओके, तो यहाँ पर चना का पूछा है
तो आपको ध्यान रखना होगा 5335 रुपये, 5335 रुपये प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल। ओके, तो ये आप ध्यान रखो। चलो, अब अपने पास नवजात बछड़े को कोलेस्ट्रम कितने दिनों के लिए दिया जाता है, कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो ये लगभग 1 सप्ताह दिया जाता है, या यूं कहें तो अपने पास कितना हो जाएगा, 1 दिन, आधा दिन, 10 दिन, 4 दिन। तो इसमें अपने पास राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 10 दिनों के लिए दिया जाता है, शरीर भार का 1/10वां हिस्सा दिया जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है यानी खीस, ये क्या बढ़ाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। चलो, क्षय रोग के लिए प्रतिरोध रखने वाला पशु है, ठीक है ना? कौन सा पशु है? तो भैंस, गौ पशु, बकरी, अश्व। तो क्षय रोग यानी कि रेजिस्टेंट और किसके लिए है? ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर अपने पास बकरी का दूध होता है, वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। बाकी दूध रहता है जैसे गाय, भैंस हैं, तो इनका अम्लीय प्रकृति का रहेगा। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। अब आपने हो सकता है यूपी कर दिया होगा बच्चों, यूपी नहीं होगा। अब राजस्थान क्या आ गया? फर्स्ट स्थान पर आ गए हैं, लगभग 15% शेयरिंग के साथ। तो आप ध्यान रखोगे 2 नंबर। ओके, तो यूपी 2 नंबर पर चला गया। भैंस का आवाज निकालना, ठीक है ना? भैंस का आवाज निकालना क्या कहलाता है? ग्रहिंग कहलाता है, एक वेलोइंग कहलाता है, एक बेलोविंग कहलाता है, एक बार्किंग। बार्किंग का अर्थ हो गया मान लो भौंकना, तो भौंकना तो नहीं होता है, कुत्ता हो जाएगा। ओके, यहाँ ग्रहिंग का नहीं हो गया। वेलोइंग क्या होता है बच्चों? तैरना, भैंस का जल में तैरना होता है वेलोइंग, तो यहाँ पर बेलोविंग कहलाता है। ओके, ठीक है ना? या अपने पास बात करें भेड़ बकरी में क्या होता है? मिमियाना, बीटिंग, मिमियाना। ओके, चलो, मिमियाना ये किस में होगा? भेड़ बकरी में होगा। चलो, उसके बाद में कोक्सीडियोसिस रोग कारक है। तो कोक्सीडियोसिस रोग कारक है, ये मुर्गियों में होता है, खूनी पैचिस कहेंगे। तो अपने पास क्या हो गया? वायरस जनित है कि जीवाणु जनित है? कवक नहीं है कि ये अपने पास होता है प्रोटोजोआ जनित। ओके, ये होगा। फिर चलो बात कर रहे हैं नेक्स्ट, गायों में निम्फोमेनिया लक्षण किस रोग की हैं? निम्फोमेनिया रोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं है। ओके, एन्यूप्लॉइडी के कारण नहीं होता है। टर्नर सिंड्रोम ये मनुष्यों में होता है, तो ये फ्री मार्टिन हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया, निम्न में से भारतीय गाय की नस्ल पूछा है, यानी कि विदेशी गाय की नस्ल नहीं पूछा है, भारतीय गाय की कौन सी है? तो आयरशायर, देखो आयरशायर है वो सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल है। डेयरी पर्पज के लिए कहाँ की है? स्कॉटलैंड की है, तो ये तो नहीं होगा। जर्सी द्वीप, इंग्लैंड के जर्सी द्वीप को होगा, नहीं होगा। ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये अपने पास स्विट्जरलैंड के हो गया। तो हलीकर है ये। इंडियन नस्ल कौन सी है? हलीकर, 3 नंबर हो जाएगा। साउथ इंडिया की रहती है। ओके, टार्टर फ्यूरेंस रोग का रोग जनक है। टार्टर फ्यूरेंस रोग किन का है भाई? मुर्गियों का है। मुर्गियों का रानीखेत रोग है, उसी का अपने पास है न्यू कैसल या टार्टर फ्यूरेंस, ठीक है ना? न्यू कैसल होता है, वो वायरस के कारण होता है। टार्टर फ्यूरेंस वायरस किसका है? न्यू कैसल डिजीज का। किसका है? न्यू कैसल डिजीज, न्यू कैसल डिजीज है। ओके, रानीखेत रोग है मुर्गियों का। उसके बाद में यदि बात करें दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि पूछा है, तो दूध दोहने की आप कहोगे सर हमारे को ये क्वेश्चन तो आ रहा था, पूर्ण हस्त विधि था, पर आपने तो ऑप्शन भी नहीं दिया। तो यहाँ नकलिंग क्या होता है? नकलिंग होता है अंगूठा विधि। क्या होता है? अंगूठा विधि। ये दोषपूर्ण विधि होती है, इसमें पशु के जो थन होते हैं उनमें क्या गांठें पड़ जाती है। फिस्टिंग होता है पूर्ण हस्त विधि। फिस्टिंग का अर्थ क्या होता है? पूर्ण हस्त विधि। तो ये अपने पास सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ओके, ट्रिपिंग होती है चुटकियां विधि। क्या होती है? चुटकी विधि। सर ऐसे लिख देते तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता बच्चों। यहाँ इसी प्रकार आएगा। ये कहाँ होता है? वे पशु जिनके थन छोटे होते हैं उनमें होता है। चलो, फुल हैंड विधि।
तो इसमें सर आपने फिस्टिंग विधि किया, फुल हैंड विधि हो गया, दूध धोने की, तो ये तो अपने पास सर दोनों ही हो जाते हैं। तो हाँ बच्चों, यहाँ पर आपके मिस्टेक है, ये इसमें ये दोनों विधि हो जाएगी। ओके, ये दोनों विधि मानी जाती है। फुल हैंड का भी अर्थ होता है पूर्ण हस्त विधि, फिस्टिंग का भी पूर्ण हस्त विधि है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये अपने पास हो जाएगा सही। कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य संग्रहण हेतु कृत्रिम योनि का तापमान होना चाहिए 38 डिग्री 75 डिग्री, यहाँ सेल्सियस दिया है ना, तो बच्चों कितना होना चाहिए, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है ना। भैंस के लिए कृत्रिम योनि का दिया जाता है तो लगभग 39 डिग्री, गाय के लिए 39 डिग्री, भैंस के लिए लगभग इतना होता है। हिम आच्छादित वीर्य में बेल के शुक्राणु हेतु, यानी कि जो सीमन होते हैं शुक्राणु हेतु, तो सर्वाधिक प्रयुक्त हिम रक्षण अभिकर्ता क्या है, किस में अभिरक्षित किया जाता है, यानी सुरक्षित रखा जाता है? तो फ्रेक्टोज नहीं, ग्लूकोज नहीं, मेनोज नहीं, ग्लिसरोल में किया जाता है। और उनको तनु बनाया जाता है ना, तनु किया जाता है डाइल्यूट, तो भी ग्लिसरोल के द्वारा किया जाता है। बढ़ने वाली व स्तनपान कराने वाली गायों की कुल सांद्र खाद्य में यूरिया कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? यूरिया कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 3, 5, 7 या 1.5%। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3% हो जाएगा। कितना? 3% हो जाएगा। ओके, 3% से ज्यादा यूरिया का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि यूं मानकर चलो कि 100 किलोग्राम सूखा चारा है, उनको उपचारित किया जाता है तो 3 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता रहती है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, क्रीम में न्यूनतम वसा प्रतिशत होती है। देखो क्रीम निकालने की 3 विधियां रहती है, एक उथली विधि होती है, एक गाढ़ी विधि होती है, एक जर्सी विधि होती है, स्रोतम विधि, जर्सी विधि हो गया ना। तो यहाँ पर अपने पास क्रीम में न्यूनतम वसा प्रतिशत होना चाहिए क्रीम में। तो क्रीम में न्यूनतम वसा प्रतिशत होती है, कितनी होती है क्रीम में? क्रीम में होती है अपने पास 18%, जिसको टेबल क्रीम कहते हैं। टेबल क्रीम में कितना हो जाएगा? टेबल क्रीम में न्यूनतम, टेबल क्रीम दिया है तो न्यूनतम 18 से 25 तक रेंज होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो न्यूनतम वसा प्रतिशत होती है 18%। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दिया यहाँ पर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान कम अवधि पास्तुरीकरण में तापमान रखा जाता है। तो हाई टेम्परेचर में बच्चों, हाई टेम्परेचर में कितना टाइम रखा जाता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है, या 62, 92, 82, तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखता है। यानी कि 72.2 डिग्री दिया जा सकता है या 62.8 दिया जाता है। तो वो अपने पास क्या दिया जाता है? शॉर्ट लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ये दिया जाता है। ओके, इसमें लगभग कितना 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसमें 15 सेकंड दिया जाता है। विदेशी भेड़ों में सामान्य ऊन उत्पादन क्षमता होती है, विदेशी भेड़ है उनमें जनरली ऊन उत्पादन की क्षमता दिया जाता है औसतन। तो औसतन कितना होता है? तो औसतन अपने पास कितना होता है? 3.5 से 5, 2 से 3, तो यहाँ पर 3.5 से 5 किलोग्राम होता है। यदि वैसे आपको दिया जाए कहीं मेरिनो का, तो मेरिनो का लगभग कितना होता है? 8 से 10 kg होता है। ठीक है ना। ओके, चलो अब उसके बाद में बात करें कि ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल है। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बीकानेरी, नाचना, मेवाड़ी, जैसलमेरी, तो बीकानेरी हो जाएगा। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बीकानेरी है। कैमल में बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, कैमेलिडी कुल से बिलोंग कर आए, और एक थुई वाला ऊंट होता है सिंगल हम्पड, ठीक है, वो कैमेलस बेक्ट्राइंस होता है। डबल हम्पड का दिया जाता है तो ड्रोमेडेरियस होगा, वो डबल हम्पड का नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर देखो सिंगल हम्पड, सिंगल और डबल हम्पड है वो ड्रोमेडेरियस क्या दिया जाएगा? ड्रोमेडेरियस नहीं होगा, ये सिंगल वाला होगा ड्रोमेडेरियस, इसको ध्यान रखोगे। डबल हम्पड में क्या हो जाएगा? कैमेलस बेक्ट्राइंस।
बैक्ट्राइंस हो जाएगा या बैक्टीरियंस हो जाएगा। ओके, चलो अब अपने पास दूध उतारने यानी मिल्क लेट डाउन दिया है। मिल्क लेट डाउन उतारने के लिए दिया जाता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम में लेते हैं, ठीक है। और यदि दिया जाए मिल्क सीक्रेशन यानी दुग्ध स्त्रावण सीक्रेशन का दिया जाता तो प्रोलैक्टिन हो जाता। क्या हो जाता? प्रोलैक्टिन हो जाता। एड्रिनलिन क्या होता है? करो या मरो का हार्मोन होता है, उत्तेजित हार्मोन होता है। इसमें पशु यदि मान लो कि चमक गया तो यहां से क्या हो जाएगा? दूध ऊपर की ओर चढ़ जाता है। चलो, निम्न में से गायों की दुधारू नस्ल है, गायों की दुधारू नस्ल है अमृत महल, कांकरेज, मालवी, ये सब देखो बारवाइक नस्लें हैं। तो यहाँ पर अपने पास गिर दिया जाए या साहिवाल दिया जाए या देवनी दिया जाए या सिंध दिया जाए तो ये अपने पास दुधारू नस्लें होती है। नेक्स्ट अपने पास दिया CIRC यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल्स दिया है। तो यहाँ पर कैटल हो गया मवेशी के लिए, तो ये मवेशी का कहाँ है? हिसार हरियाणा में नहीं है, मथुरा यूपी में नहीं है, मेरठ में हो जाएगा। ये कहाँ है? मेरठ यूपी में हो जाएगा। वाराणसी यूपी में क्या हो जाएगा? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। हिसार में अपने पास क्या हो जाएगा? बफेलो का हो जाएगा। हिसार में क्या हो जाएगा? बफेलो का हो जाएगा। घी के लिए भैंस की सर्वोत्तम नस्ल है जाफराबादी, नीली रावी, सुरती या बदावरी। तो घी के लिए कौन सी यानी कि सबसे ज्यादा मानी जाती है? बदावरी, क्योंकि इसके दूध में 13% वसा मानी जाती है। यदि मान लो सपोज दैट ये ऑप्शन ना होता और होता क्या? मुर्रा, तो फिर अपने पास इन 4 ऑप्शन में यदि सिलेक्ट करना होता तो मुर्रा हो जाता। ओके, मुर्रा में लगभग 7 से 8% वसा पाई जाती है। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2001, 2 या 5, 6, 9, 10, 19, 20? तो 2005-6 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखोगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बात करें, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आपका सर कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा। कहाँ है हेडक्वार्टर? गुड़गांव हरियाणा है। ओके, स्थापना वर्ष की बात करें तो 1984 हो जाएगा। ओके सर, अब एनएचएम को किस में चेंज कर दिया? MIDH में। और सर कब कर दिया? 2014 में। ओके, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया फल प्रदेश में लाया गया है? तो ये इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको सिलेक्शन देंगे या नहीं देंगे, ये आप डिपेंड करोगे। चलो, कीवी फ्रूट या ड्रैगन या पैशन फ्रूट या तेंदू फ्रूट, तो ये अपने पास कहाँ है? कौन सा? ड्रैगन फ्रूट है। इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करेंगे तो भी अपने पास जयपुर हो जाएगा। पुराने या आर्थिक रूप से कमजोर बाघ को सुधारने हेतु तो प्रसारण की कौन सी विधि काम में लेते हैं? भेंट कलम लेते हैं, क्लिकाइन लेंगे, स्टूलिंग या चोटी कलम बंधन यानी टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग को कहते हैं चोटी कलम का। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 4 नंबर। ये क्या हो जाएगा? 4 नंबर। पुरानी या आर्थिक रूप से कमजोर बाघ को सुधारने के लिए टॉप वर्किंग काम में लेते हैं। नेक्स्ट दिया सर, ग्रीन हाउस परिस्थिति से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ है। ठीक है, ज्यादा बारिश से फसल का बचाव या व्याधि तथा कीटों से बचाव, या बात करें ऑफ सीजन में फसल लेना या कोई नहीं। तो देखो, ग्रीन हाउस का मेनली ज्यादातर प्रयोग किस में करते हैं? ऑफ सीजन में फसल लेने के लिए। तो अपने पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो गया अपने पास ऑफ सीजन में फसल लेना। चलो, यहां तक हो गया। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, निम्न में से कौन सी विधि का सघन बागवानी कहा जाती है? ओके, चलो यहां पर दिया निम्न में से कौन सी विधि का सघन बागवानी कहा जाता है यानी इंटेंसिव। इंटेंसिव ये अपने पास क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन के। तो उसमें पूछा इंटेंसिव कौन सा है और एक्सटेंसिव कौन सा है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में यदि बात करें, ट्रक गार्डनिंग क्या रहता है बच्चों? एक्सटेंसिव रहता है। एक्सटेंसिव रहता है। एक्सटेंसिव सिस्टम में किचन गार्डन की बात करते हैं तो इंटेंसिव हो जाएगा। वैसे तो किचन गार्डन को नाम नहीं दिया जाता है, मार्केट गार्डन को क्या लिखा मिलता है? इंटेंसिव मिलता है। मार्केट गार्डनिंग इंटेंसिव
ट्रक गार्डनिंग एक्सटेंसिव, पर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ओके, ट्रक गार्डनिंग में यदि बात कर रहे हैं सर ट्रक किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, फ्रेंच है। किससे लिया गया था, ट्रोक्योर से। किससे लिया गया था, ट्रोक्योर से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है टू बार्टर, यानी कि माल को लाना ले जाना, एक्सचेंज करना। ओके, चलो अब अपने पास बात किया कि आम के फलोत्पादन हेतु कौन से जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी आम किस जलवायु का प्लांट है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट रहते हैं। तो आम बच्चों क्या है, उष्ण जलवायु का प्लांट है। किसका है, उष्ण जलवायु का है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उपोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण 1 व 2 दोनों, 1 व 2 दोनों नहीं है, ध्यान रखना, उष्ण जलवायु का प्लांट है। अब अपने पास बात हो रही है बोअर सिस्टम किस फसल का सिस्टम है या किस फल का सिस्टम है। तो यहाँ पर अंगूर लगाने की विधि का है, अंगूर के पौधे साधने का है। तो बोवर सिस्टम दिया है ना, बोवर या पंडाल या परगोला विधि, ये क्या होता है, ट्रेनिंग का मेथड होता है। तो ट्रेनिंग का अर्थ होता है साधना, ठीक है ना, यानी कि एक पेड़ पौधों को विशेष आकार देना। तो 2 नंबर हो जाएगा। प्रूनिंग का अर्थ होता है कटाई छिंटाई। गाइनो डायोसियस प्रकार के पपीते में पौधे पाए जाते हैं। गाइनो और डायोसियस दिया, गाइनो का अर्थ हो गया मादा और डायोसियस का अर्थ हो गया मादा प्लस उभयलिंगी, सिलेक्ट हो जाएगा 3 नंबर। चलो, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण है। सिट्रस कैंकर रोग का कारण, कैंकर वेरी इंपॉर्टेंट लगता है, इसमें नींबू वर्गियों में लगता है। तो सिट्रस कैंकर का कारण क्या होगा भाई, जेंथोमोनास सिट्राई पैथोवा, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई दिया जाता है। तो 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर फाइटोप्थेरा सिट्राई नहीं, फाइटोप्थेरा पैरासिटिका ट्रिस्टेजा, ट्रिस्टेजा वायरस होता है, उसका सूचक इंडिकेटर प्लांट क्या होता है, कागजी लाइम होता है। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। रेनबो कौन से फल की किस्म है, यानी किस फल की रेनबो किस्म है। तो रेनबो बच्चों एक ट्रांसजेनिक वेराइटी रहती है, ट्रांसजेनिक वेराइटी रहती है। रेनबो कौन से फल की किस्म है, तो रेनबो ट्रांसजेनिक है। किसकी, पपीता की। पपीता की ट्रांसजेनिक किस्म कौन सी है, रेनबो, ठीक है ना। ओके, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम भारत का अधिनियम संसद में पारित होने व लागू होने का वर्ष कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है संसद में पारित होने और लागू होने का। यह क्या पूछा है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, यानी फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दिया है। तो ये अपने पास इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2006 व 11, 1954, 79, 95, 15 नहीं है, 2006 में पारित हुआ था और 11 में लागू हो गया था। ओके, प्याज में तुड़ाई सूचकांक है, यानी हार्वेस्ट सूचकांक क्या है, ठीक है। तो हार्वेस्ट सूचकांक बोल्टिंग है क्या, नहीं। डी स्केलिंग है क्या, नहीं। नेक फॉल, नेक फॉल का अर्थ होता है कि जब प्याज पक जाता है तो ऐसे, जैसे मान लो ये सपोज दैट प्याज पक गए हैं, तो ये नेक फॉल का अर्थ होता है कि यहां से स्टेम झुक जाएगा। ओके, नेक फॉल। लौकी में पूर्ण पुष्प खिलता है, यानी कि लौकी में फ्लावर किस टाइम खिलता है। तो ज्यादातर देखो कुकर बीट्स होता है उसमें मॉर्निंग के टाइम में खिलता है, पर लौकी अपवाद है ना, तो ये शाम के टाइम में खिलती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सर किस टाइम खिलती है, ये शाम के टाइम खिलती है। टाइमिंग यदि पूछा जाए तो 5 से 7 PM। ओके, तो ये शाम, ध्यान रखूंगा। वैसे जनरली कुकर बीट्स में येलो कलर के फ्लावर होते हैं, लौकी में व्हाइट कलर के होंगे। विश्व में सबसे तीखी मिर्च कौन सी है, कश्मीरी मिर्च, ज्वाला मिर्च, भूत जालौकिया या हिंदूपुर मिर्च। ऑप्शन दिया है तो अपने पास भूत जालौकिया, या इसको क्या कहते हैं, नागा किंग, या इसको क्या कहते हैं बच्चों, नागा किंग लिखा मिल सकता है। यदि अपने पास तीखी मिर्च, हॉटेस्ट मिर्च की बात करते हैं तो इसको किसमें, स्कोविल हीट यूनिट में मापा जाता है, स्कोविल हीट यूनिट में मापा जाता है। ओके, तो ध्यान रखोगे।
औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम है। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है। तो ये अपने पास केशिया अंगस्टिफोलिया क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, तो यहाँ पर 1 नंबर हो गया। क्या हो गया इसका राइट आंसर, क्या हो गया 1 नंबर हो गया। ओके चलो, ये केशिया अंगस्टिफोलिया किसका है, सोनामुखी का है। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम सफेद मूसली का है। प्लांटेगो ओवेटा होता है, ओवेटा किसका है, अपने पास इसबगोल का है। प्रसंस्करण के पश्चात 100 किलोग्राम इसबगोल के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त होती है। तो बच्चों इसमें बीज ज्यादा होते हैं, भूसी कम प्राप्त होती है। तो इसमें बीज, इसबगोल में बीज व भूसी का अनुपात कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना 3:1 होता है। तो यहाँ लगभग 100 किलोग्राम है ना, तो यहाँ 33 किलोग्राम क्या हो जाएगा, भूसी प्राप्त होगी। तो ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, 2 नंबर, क्या हो जाएगा 2 नंबर। चलो बात करें सर नेक्स्ट, पिंचिंग प्रमुख क्रिया की जाती है ग्लेडियोल्स, रजनीगंधा, जरबेरा, कार्नेशन। तो मेनली पिंचिंग देखो, वैसे तो गेंदा में भी तो की जाती है, गेंदा में की जाती है, गुलदाउदी में की जाती है, पर गेंदा और गुलदाउदी दोनों ही ऑप्शन नहीं है ना सर, नहीं है। तो क्या करें, तो कार्नेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किस में होगा, कार्नेशन में होगा। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो, यह एक कृत्रिम लॉन है जो प्राय छत, बगीचा, खेल आदि का मैदान में प्रयोग किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल लॉन है। तो उसको क्या कहते हैं, कारपेट बेड्स, रॉकरी, एस्ट्रोट्रफ, टोपियरी। तो एस्ट्रोट्रफ कहते हैं। टोपियरी में क्या होता है बच्चों, पेड़ पौधों को जैसे पशु पक्षी इनकी आकृति दिया जाता है, लोहे के सांचे से आकृति दिया जाता है ना। ओके, निम्न में से कौन सा मुगल शैली का उद्यान क्या दिया है बच्चों, मुगल गार्डन नहीं है। तो मुगल गार्डन में अपने पास, ठीक है ना, तो मुगल गार्डन किस शैली में माना जाता है, देखो मुगल गार्डन में होता है फॉर्मल, 3 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और फ्री स्टाइल। तो मुगल गार्डन है वो एग्जाम्पल माने जाते हैं फॉर्मल गार्डन के। एक होता है अपने पास इनफॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल अनौपचारिक शैली का सबसे बड़ा, भारत का औपचारिक शैली का सबसे बड़ा गार्डन पूछा जाए तो फॉर्मल में क्या हो जाएगा, वृंदावन गार्डन, मैसूर, कर्नाटक का हो जाएगा। तो इनफॉर्मल में दिया जाता है, तो ये एग्जांपल इनफॉर्मल का है, बुद्धा जयंती गार्डन पार्क। ओके, ये तीनों शैली इसी के हैं, तो ये अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। और फ्री स्टाइल में दिया जाए और इनफॉर्मल का दिया जाता है, तो एक होता है जापानी गार्डन, जापानीज गार्डन। ओके, जेली में कुल 60% विलेट ठोस हों, यानी 60% TSS दिया है। तो इस हेतु उसे क्वथनांक कितने डिग्री फारेनहाइट चाहिए, यानी तापमान कितना चाहिए। तो तापमान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों TSS पर, ठीक है। यदि अपने पास TSS दिया जाता 60, 65 और 70, आपसे पूछा जाता है यहाँ पर अपने पास क्या पूछा जाता है, pH, कि जेली का pH मान। तो यहाँ पर 3.0, यहाँ पर 3.2, यहाँ पर 3.4। तो जेली में TSS जनरली क्या होता है, 65 होता है। तो pH मान आपसे पूछा जाए तो 3.2 राइट माना जाएगा। ओके, पर यहाँ पर आपसे फारेनहाइट पूछा जाता है, तो जेली 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या हो जाती है, 4 हो जाती है, 105.5 दिया जाता है। तो ओके, यहाँ पर बात करूंगी तो इसमें लगभग 220 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा, तो राइट बात हो जाएगी। 220 या 21 डिग्री फारेनहाइट माना जाता है, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, आगे अपने पास हिंदी के हैं, हिंदी के क्वेश्चन आपको बसंत सर करवाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपने क्या किया, इस भूचाल टेस्ट सीरीज का ये 3rd टेस्ट था और इसमें आपने काफ़ी संख्या में भाग लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप इसी प्रकार अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना खुद की तैयारी का क्या करो, आंकलन करो और कहाँ कमी रह गई है सुधार करो और बी पॉजिटिव रहो, ताकि आप अपने टारगेट तक अचीव कर सकें। ओके, थैंक यू।